हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। आज हम लेंगे चैप्टर क्लास 12 का चैप्टर लेंगे डुअल नेचर 2। ये फिजिक्स का चैप्टर है और ये केमिस्ट्री में भी शायद 11th क्लास में है। तो हम से डुअल नेचर 1 चैप्टर में ये बता रहे थे कि कैसे होता है कि जब लाइट पड़ती है किसी मेटल में तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये इफेक्ट जो है कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसको हर्ट्ज ने पहली बार खोजा था और फिर बाद में लेनार्ड ने इसके लॉज दिए थे। लॉज में मैं आपको बता चुका हूं और अब मैं आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन बताता हूं। तो आइंस्टीन को इस एक्सप्लेनेशन के लिए और जनरल फिजिक्स के कई खोजों के लिए मिलाकर नोबेल प्राइज दिया गया था। तो आज लेते हैं हम आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन of photoelectric effect। तो आइंस्टीन ने बताया कि लाइट में डुअल नेचर होता है। तो लाइट वेव की तरह भी काम करती है और पार्टिकल यानी पैकेट के रूप में भी काम करती है। तो लाइट के जो पार्टिकल है वो पैकेट कहलाते हैं, फोटॉन। आइंस्टीन ने कहा light behaves as packets जिनमें मास होता है और उनका नाम उन्होंने दिया, शायद ये नाम बाद में आया है, फोटॉन्स। तो उन्होंने कहा कि लाइट जब चलती है तो आप ये मान सकते हैं कि उसमें एनर्जी के पैकेट्स होते हैं और एक एक पैकेट में जो एनर्जी होती है सभी पैकेट में कैसी होती है। तो और ये एनर्जी डिपेंड करती है कि लाइट किस कलर की है। आप जानते हैं कि लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती जाए तो उसका कलर बदलता जाता है। जैसे कि अपन देख लें VIB GYOR। तो रेड की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम होती है। ये हो गया कलर और ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसकी सबसे कम होती है इनमें से और इसकी सबसे ज्यादा होती है इनमें से। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वायलेट से भी ज्यादा फिर अल्ट्रावायलेट की होती है, अल्ट्रावायलेट से भी ज्यादा एक्स रे की होती है, फिर उससे ज्यादा गामा रे की होती है। इस तरह से वो नीचे भी रेड के नीचे इंफ्रारेड की होती है, रेडियो वेव की होती है, वो सब है। पर जो लाइट में दिखती है वो इस हिसाब पर उनमें सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड की, ज्यादा वायलेट। तो मान लेते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज न्यू, इसको न्यू पढ़ते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी लाइट न्यू है तो जो एनर्जी एक फोटॉन की होती है, सभी फोटॉन की एनर्जी बराबर होती है। और आइंस्टीन ने ये कहा कि लाइट लगातार नहीं चलती, मतलब एक पैकेट है फिर थोड़ा टाइम गैप है, फिर अगला पैकेट है, फिर टाइम गैप है, अगला पैकेट। मतलब ऐसा लगता है, आप ऐसा मान सकते हैं कि लाइट जब चलती है तो ऐसे पैकेट 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 रहते हैं, जैसे कोई लगातार ना आए कोई चीज, पैकेट फिर गैप, पैकेट फिर गैप, टाइम का पैकेट पैकेट, ऐसे पैकेट देता जाए। और पैकेट का एनर्जी का ही पैकेट है, उसमें एनर्जी है, वही लाइट है। तो उन्होंने कहा कि अगर फ्रीक्वेंसी न्यू है तो एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, हर फोटॉन, इस पैकेट को अपन फोटॉन बोल सकते हैं। तो ये फोटॉन है, ये फोटॉन है, इस तरह से फोटॉन्स है। तो ईच फोटॉन हो जाएगा एक लाइट पैकेट की एनर्जी E प्रोपोर्शनल होती है न्यू की। तो E इज इक्वल टू ए कांस्टेंट H इंटू न्यू।
और यह जो है एक कांस्टेंट है जिसे सब जानते हैं, ये कहलाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मेरे ख्याल से 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। तो एच न्यू एनर्जी का एक पैकेट होता है, हर पैकेट इसकी एनर्जी एच न्यू, इसकी एच न्यू, एच न्यू, एच न्यू, एच न्यू। तो ये इतने गैप पे आते हैं कि जब ये किसी मेटल पे लाइट गिरती है तो मेटल के इलेक्ट्रॉन से लाइट टकराती है और ये एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के अंदर चली जाती है। और ये एनर्जी और इसका जो मोमेंटम है, चूंकि मास जैसा है तो इसका मोमेंटम और इसकी एनर्जी दोनों ही कंजर्व रहती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन में जुड़ जाएंगी, नष्ट नहीं होगी। लेकिन ये जो पैकेट है ये नष्ट हो सकता है, या हो सकता है ये उसमें घुस जाए और इलेक्ट्रॉन कुछ तेज हो जाए और साथ में एक दूसरा पैकेट निकल आए, बैलेंस एनर्जी, ऐसा भी हो सकता है। तो फोटॉन एक घुस जाए और उसके बदले एक फोटॉन बन जाए, और ये भी हो सकता है कि फोटॉन टोटल घुस जाए और फोटॉन गोल हो जाए। हाँ, एनर्जी उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ाने के काम आ जाए। तो उन्होंने कहा कि जो ये एनर्जी आ रही है ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ा देती है, और अगर वो एनर्जी इतनी पर्याप्त है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम जो एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। तो अगर ये एनर्जी वर्क फंक्शन एनर्जी से ज्यादा या उसके बराबर है तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी और इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। और अगर ये एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन को निकालेगी और जो एनर्जी एक्स्ट्रा होगी वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन के निकल आएगी। तो उन्होंने कहा, इसके नीचे की चीजें यहां लिख रहे हैं, जो एनर्जी होगी एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई प्लस mv स्क्वायर अपॉन 2, जहां v वेलोसिटी ऑफ रिजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी वेलोसिटी v है। अब ऐसा भी हो सकता है, देखिए इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन अपने आप नहीं निकल पा रहा है, इलेक्ट्रॉन मेटल में रहता है अब खुद से नहीं निकल पाता, तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए तब वो बाहर कूदेगा। तो उसे कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। ये कहलाता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी होती है जो किसी इलेक्ट्रॉन को निकले मिल जाए तो वो निकल के बाहर आ सकता है। तो वर्क फंक्शन के बराबर उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लगेगी जो बिल्कुल निकलने के लिए तैयार है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन और ज्यादा बना हुआ है तो उसको फाई से कुछ ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो वो हो सकता है कि वो कुछ कम वेलोसिटी से बाहर आए। तो जो फाई एनर्जी लेगा वो जितनी वेलोसिटी से बाहर आएगा उससे ज्यादा वेलोसिटी से फिर कोई बाहर नहीं आएगा। इसीलिए इसको हम कर देते हैं वी मैक्स। वी मैक्स यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यही आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाता है। अब अगर ये न्यू कम होता चला जाएगा तो फाई तो मेटल का निश्चित होता है, तो ये भी कम हो जाएगा। और ऐसा होते होते ऐसा भी हो सकता है कि न्यू इतना हो जाए कि बस यही भर उसमें रहे और ये बने ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन सरफेस तक आ जाए लेकिन वहां से भाग ना पाए। तो उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर इफ न्यू जीरो इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो है जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट से इलेक्ट्रॉन निकलता है और उससे कम फ्रीक्वेंसी के लाइट पे इलेक्ट्रॉन लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो
एच न्यू जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो इसकी जगह वहां रख देंगे इक्वेशन 1 में, तो हो जाएगा एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू जीरो प्लस एम वी मैक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाता है। तो ये इससे क्लियर होता है कि अगर न्यू बढ़ाएंगे तो वी मैक्स बढ़ेगा, और अगर हम न्यू नहीं बढ़ाएंगे, जैसे कि लाइट हम किसी एक कलर की ले लें जैसे ब्लू, और फ्रीक्वेंसी ना बढ़ाएं तो वी मैक्स फिक्स रहेगा। और अगर हम ज्यादा लाइट डालेंगे, तो ज्यादा लाइट का मतलब है कि ज्यादा फोटोन डाल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो करंट उससे ज्यादा पैदा होगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा। तो लाइट की अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, और अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इस तरह से ये आइंस्टीन का जो एक्सप्लेनेशन है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूरी तरह एक्सप्लेन करता है। तो इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। और आइंस्टीन ने यह भी बताया कि अगर एक फोटॉन की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है तो वो एनर्जी जाएगी इलेक्ट्रॉन में, और इलेक्ट्रॉन पाएगा कि ये इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है, तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को फेंक देगा क्योंकि वो यूज नहीं आई, और उसके बाद आएगा अगला फोटॉन, क्योंकि दो फोटॉन के बीच में गैप है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक फोटॉन गया, उसकी एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन को, उसको रखे रहा और अगले फोटॉन की एनर्जी मिला के फिर वो कूद गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि फोटॉन डिसकंटिन्यूअस है, आता है फिर गैप होता है, और वो टाइम पर्याप्त होता है कि इलेक्ट्रॉन ये डिसीजन कर ले कि मेरे लिए पर्याप्त है कूदने के लिए या नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज वन इलेक्ट्रॉन वन फोटॉन फिनोमेना, मतलब एक फोटॉन ही एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो निकालेगा, और अगर कितने फोटॉन आ जाए वो मिलकर एक इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते। अगर एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाया तो आप ये ना सोचिए हम ज्यादा लाइट डालेंगे, ज्यादा फोटॉन डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। तो अगर एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाया तो आपको ज्यादा न्यू वाला फोटॉन चाहिए, आपको अधिक फ्रीक्वेंसी वाली लाइट चाहिए, क्योंकि एक फोटॉन अगर हार गया और इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाया तो हजारों फोटॉन भी उस प्रकार वाले फोटॉन निकाल जाएंगे। आप अगर ग्रीन फोटॉन से लाइट नहीं निकल पाई तो आपको ब्लू फोटॉन और आई फोटॉन ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ग्रीन से लाइट नहीं, ग्रीन लाइट से इलेक्ट्रॉन नहीं निकला तो आप अगर खूब ग्रीन लाइट डालेंगे तो हर फोटॉन रहेगा उसी प्रकार का, तो अगर एक फेल हो गया तो अगला फेल हो जाएगा, क्योंकि एक फोटॉन ही जाकर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल पाया तो निकाल पाया नहीं, तो फिर अगला फोटॉन पहुंचने तक इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी फेंक देता है। और ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही इलेक्ट्रॉन पर कई सारे फोटॉन की एनर्जी, दो फोटॉन तीन फोटॉन की एनर्जी जमा हो जाए और वो फिर कुल जोड़ के एनर्जी लेके निकल जाए, नहीं। तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज वन फोटॉन वन इलेक्ट्रॉन फिनोमेना, ठीक है। तो इसके बाद एक और टॉपिक मैं अक्सर देखता हूं कि रहता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, जैसे कि चोर वगैरह आया तो लाइट पड़ रही थी, तो लाइट फिर रुक गई क्योंकि चोर सामने खड़ा हो गया तिजोरी के। एक अदृश्य लाइट आप डाल सकते हैं जो ना दिखे, इनविजिबल, और वो लाइट पड़ रही है और उससे करंट बन रहा है, करंट बन रहा है तो सूचना जा रही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर चोर सामने आ गया तो लाइट कट गई और उससे क्या होगा कि लाइट नहीं मिली और उससे घंटी कोई बज गई और आप जान गए कि चोर आ गया। तो बर्गलर अलार्म या चोर का अलार्म बोलते हैं इसको, या कई और यूज है इसके, ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल की। तो ये चीजें सिंपल है, आप बुक से देख सकते हैं। तो अब हम लेते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। अब
अभी हम डुअल नेचर ऑफ लाइट ले रहे थे, अब हम मटेरियल का डुअल नेचर लेते हैं। और ये एक साइंटिस्ट थे फ्रांस के, डी ब्रोगली लोगों को बोलते हैं। वास्तव में आपको इस वर्ड को कहना चाहिए, सही जो उच्चारण है उनके नाम का है वो है दे ब्रॉय, लेकिन लोग डी ब्रोगली कहते हैं तो आपको ठीक लगेगा, मैं भी कह लेता हूँ। तो डी ब्रोगली जो है उन्होंने एक बहुत साहसी बयान दिया जो सुन के जरूर लोग हंसे होंगे और लगा होगा कि मूर्ख टाइप की बात कर रहे हैं, पर वो बात फिर सही साबित हुई। तो उन्होंने कहा कि मैटर में भी डुअल नेचर होता है। उन्होंने कहा कि असल में ऐसा है कि पूरी दुनिया में दो चीजें हैं, एक तो मैटर है, वस्तुएं हैं, और दूसरा है रेडिएशन यानी प्रकाश। मैं आपको बता रहा था लेक्चर वन में। और प्रकाश में, किरणों में साबित हो चुका है कि डुअल नेचर होता है, मतलब वेव और पार्टिकल। तो उन्होंने कहा कि चूंकि नेचर को सिमेट्री पसंद है, नेचर चाहती है कि चीजें एक जैसी रहें, तो जो रेडिएशन में डुअल नेचर होता है तो मैटर में डुअल नेचर होना ही चाहिए, यानी मैटर में भी पार्टिकल और वेव दोनों नेचर होना चाहिए। इसके पहले लोग सोचते थे कि मैटर तो पार्टिकल का बना होता है, तो मैटर पार्टिकल का बना होता है, ये तो समझ में आ रहा है, ये तो सीधी सी बात है। लेकिन साहसिक बात यहाँ ये है कि उन्होंने ये कह दिया कि मैटर भी वेव है, मैटर भी, वस्तुएं भी वेव हैं। ये असल में इस चैप्टर में कहा गया है। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर का मतलब कि मैटर वेव भी है, मैटर पार्टिकल तो है ही है। तो डे ब्रॉय ने कहा कि मैटर, और खासकर जब चलता है मैटर, मूविंग मैटर बिहेव्स एज वेव, कुछ खास पोजीशन सिचुएशन में। और उन्होंने कहा कि हमें रेडिएशन से ये बात समझ लेना चाहिए कि जब रेडिएशन डुअल नेचर है तो मैटर में भी होगा। तो उन्होंने कहा जैसे रेडिएशन में होता है, रेडिएशन में क्या होता है कि रेडिएशन में वेव था, तो वहां इसलिए ने कह दिया कि पार्टिकल भी है यानी मैटर भी है, उसका वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दो होते हैं। तो डुअल नेचर का मतलब कि वेव एज वेल एज पार्टिकल। उन्होंने कहा कि फोटॉन के लिए जैसे E इक्वल टू होता है एच न्यू, और आप जानते हैं इक्वेशन था V इक्वल टू एल लैम्डा। किसी वेव के लिए V इक्वल टू एल लैम्डा। तो अगर लाइट के लिए हम कहें तो V की जगह C वेलोसिटी ऑफ लाइट, m को हम लोग न्यू कह देते हैं और लैम्डा, तो यहां से Q आ जाएगा C बाई लैम्डा, जहां लैम्डा वेवलेंथ है। तो इस तरह से हम न्यू को कह दें C बाई लैम्डा। और एक और फार्मूला है कि E इज इक्वल टू होता है mc स्क्वायर फोटॉन के लिए। तो इन दोनों को देखिए आप अच्छे से, तो एक C दोनों यहां से उड़ा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, तो h बाई लैम्डा इज इक्वल टू mc। तो लैम्डा कहां चला गया, तो h बाई mc को यहां ला दीजिए इक्वल टू लैम्डा। तो ये फार्मूला बन गया किसी भी रेज के लिए। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि हम लोग वस्तुओं के लिए भी फार्मूला बना सकते हैं। वस्तुओं के लिए भी, वस्तुओं में भी h बाई m, और जब वस्तुओं के लिए हम कहेंगे तो उसमें वेलोसिटी लाइट के बराबर नहीं होगी, v होगी, तो h बाई m v इज इक्वल टू लैम्डा। अच्छा, तो इसको अपन h बाई m को p भी कह सकते हैं, इसको अपन h बाई p भी कह सकते हैं। तो आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, तो लैम्डा वेव की प्रॉपर्टी है, वेवलेंथ है, और ये मास, वेवलेंथ और मास आ गया, मतलब वस्तुओं के मास में वेवलेंथ होती है, यानी वस्तुओं में वेव पाई जाती है। ठीक, तो ये डुअल नेचर है। उन्होंने कहा कि जैसे मास के लिए भी, मैटर के लिए भी, जैसे लाइट में होता है डुअल नेचर, वैसे मैटर में भी डुअल नेचर होता है। और उन्होंने कहा कि अगर कोई मास m है, v वेलोसिटी से चलता है, तो उसके अंदर एक वेव जुड़ी रहती है जिसकी वेवलेंथ होती है h बाई p। मतलब चलता हुआ
मैटर, चलती हुई बॉडी एक वेव की तरह बिहेव करती है। तो यही है डुअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं और कई पार्टिकल की वेवलेंथ निकाल सकते हैं। मतलब ऐसा समझिए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब चलते हैं तो ये वेव की तरह बिहेव करते हैं। तो आइए देखें, कोई इलेक्ट्रॉन है वो जा रहा है, तो अगर वो वेव की तरह बिहेव करेगा तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी और कैसे उस वेव को हम महसूस करेंगे और कैसे हमारे एक्सपेरिमेंट्स में बात समझ में आएगी। तो अगर ये बात नहीं समझ में आई तो ये खाली फालतू बात होगी कहने के लिए और जो गलत बात हो जाएगी। तो अगर ये बात हम कह रहे हैं सही है, इसका मतलब है कि इसके साथ एक्सपेरिमेंट्स किए गए और देखा गया कि सही में चलते इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर होता है, वो वेव की तरह बिहेव करता है, उसकी वेवलेंथ जितनी होनी चाहिए इस फार्मूले से उतनी पाई गई, तब ये जाके बात ही पक्की हुई। ये कोई अपने से फालतू स्टोरी बना देने से बात नहीं पक्की हो जाती। ये उनका विचार था, एक हाइपोथेसिस थी, ये एक बात थी। लेकिन प्रैक्टिकली ये बात साबित हो, दो बातें साबित करनी पड़ेगी। एक तो कि चलता इलेक्ट्रॉन वेव तरह बिहेव करता है, ये साबित हो, फिर उसकी वेवलेंथ हम निकालेंगे और इनके फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, और अगर वो वही वैल्यू आ जाएगी तब जाके साबित होगा कि वेव तरह बिहेव करता है और हाँ उस वेव की यही वेवलेंथ का फार्मूला है, ये सही कह रहे हैं। तो इस तरह से हमें ये पूरी बात साबित करनी पड़ेगी। और जैसा कि डेविसन और गर्मर ने और जीपी थॉमसन ने, दो साइंटिस्ट हैं, तीन साइंटिस्टों ने, पहले डेविसन और गर्मर और दूसरे जीपी थॉमसन, इनने मिलकर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जिनमें इस बात को साबित कर दिया गया और जिससे देव रॉय की जो ये थ्योरी थी वो सच्चाई की तरह स्वीकार की गई कि हाँ भाई ये सही कह रहे हैं वस्तुओं में। मतलब आप समझिए कि जैसे मैं हूं तो अगर मैं खड़ा हूं तब तो नहीं, लेकिन अगर मैं चलने लगूंगा तो मैं वेव बन जाऊंगा और जिस तरह से मेरी आवाज सब जगह महसूस की जा सकती है उसी तरह से मेरी जो क्योंकि आवाज एक वेव है, इसी तरह मेरी उपस्थिति भी सब जगह महसूस की जा सकती है। ठीक है, मैं जहां हूं वहां मैं ज्यादा हूं, लेकिन अगर जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज यहां सबसे ज्यादा है, लेकिन वहां भी तो है, वहां भी तो है। उसी तरह से जब मैं चलने लूंगा तो एक वेव बन जाऊंगा, मैं यहाँ पर कंडेंस्ड सबसे ज्यादा हूं, लेकिन मैं वहां भी हूं और वहां भी हूं, ठीक है, कम हूं। तो अगर मैं वेव बन जाऊंगा तो मैं वहां भी रहूंगा, भले कम, जहां मैं सही में नहीं हूं। तो यही है वेव नेचर। तो आप इसको अच्छे से समझिए। तो आइए निकालें कि अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हम लेंगे एक्सपेरिमेंटली और उसमें हम एक वेलोसिटी पैदा करेंगे, क्योंकि जो वेवलेंथ होती है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। तो एक वेलोसिटी पैदा करेंगे और उसको रख के फिर हम वेवलेंथ निकालेंगे। तो वेलोसिटी कैसे पैदा करेंगे? तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, अब सामने हमने एक पॉजिटिव चार्ज लगा के, मतलब यहां और यहां के बीच हमने एक सेल लगा के एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा किया। ये मेटल की मान लीजिए एक पाइप है, इसे पॉजिटिव चार्ज में लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल भी लगाया और ये पोटेंशियल डिफरेंस लगा के हमने इलेक्ट्रॉन को यहां नेगेटिव दिया, इलेक्ट्रॉन निकले और रिपेल हुए तो भागे उसकी ओर, तो यहां आता है तो उसके अंदर वेलोसिटी आ गई। तो मान लिया यहां पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी हो गई v। तो आप जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन का मास m है तो mv²/2 कार्डिक एसिड पार्ट है और ये इक्वल टू होगी वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन, जो वर्क होता है qv, जो अपन कह सकते हैं ev। तो यहां से वेलोसिटी आ जाएगी, टू वहां जाएगा, तो mv²/2 इज इक्वल टू 2ev। ये कैपिटल V है जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है। तो यहां से आ जाएगा v² इज इक्वल टू 2e⁻V/m। तो यहां से v आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो वहां पहुंचते पहुंचते आ जाएगी उसके अंदर 2e⁻V/, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब इतनी वेलोसिटी होगी तो उससे हम निकाल सकते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन का जो इतनी वेलोसिटी से यहां से निकलेगा, इसके अंदर कितना लैम्डा होगा। तो लैम्डा होता है h/mv
और v यानी ये वेलोसिटी, तो h बाई m और वेलोसिटी होगी 2 e कैपिटल v बाई m। देखिए m नीचे है, ये ऊपर है, तो ये कट जाएगा तो रूट m आ जाएगा, तो ये आएगा h अपॉन जो रूट m हो जाएगा तो इसके अंदर बंद हो जाएगा, तो रूट ही है 2 m। तो ये वेवलेंथ आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि जो जो वेलोसिटी बढ़ेगी त्यों त्यों ये हम तो बढ़ेगा नहीं, हालांकि ये मास है जो वेलोसिटी बढ़ने पर रिलेटिविटी के अनुसार बढ़ता है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी, मास भी बढ़ेगा, तो लैम्डा कुल मिला के कम होगा। तो मतलब अगर कम वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन है, धीमा इलेक्ट्रॉन है, तो उसका लैम्डा ज्यादा होगा, और अगर तेज इलेक्ट्रॉन है उसका लैम्डा कम होगा। तो इनकी सबकी वैल्यूज रख दी गई है, और वैल्यूज रख के मैं देख रहा हूं कि एक फार्मूला जो निकाला गया है मैं लिख देता हूं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास भी रख दिया गया है, उस आर रख के एक फार्मूला बन गया है कि √150 बाई v √150 बाई v और इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये बन गया है। और 10⁻⁻10 मीटर को हम लोग कहते हैं एंगस्ट्रॉम। तो ये लैम्डा हो गया 150 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 12.27 बाई √v, और ये इसको अपन बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से एक सिंपल सा फार्मूला आ गया है। अगर हम V वोल्टेज, कैपिटल V वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करें तो उसकी वेवलेंथ इतने एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये दे ब्रोगली का फार्मूला दे ब्रॉय का बन गया है। और अब हम जैसा कि आपके कोर्स के अनुसार चाहा गया है कि शॉर्ट में ये बता दें डेविसन एंड गर्मर का एक्सपेरिमेंट, केवल क्वालिटेटिव स्टडी कर लें कि कैसे डेविसन गर्मर ने ये साबित किया कि ये फार्मूला सही है। तो ये एक्सपेरिमेंट का इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। तो बस वही है, इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करना है और फिर वो जाके निकल के क्रिस्टल से टकराएंगे और उससे फिर बिखर जाएंगे। तो उससे हम लोग फिर पता लगा लेंगे कि अगर वो वेव है तो उसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए। तो मैं एक डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ वीडियो रोक कर। तो इलेक्ट्रॉनों का वेव नेचर दिखाने के लिए डेविसन और गर्मर ने ये एक्सपेरिमेंट किया है। डेविसन गर्मर ने स्लो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये एक्सपेरिमेंट दिखाया और जीपी थॉमसन ने फास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए दिखाया। और दोनों के लिए इस प्रकार से लोगों ने मिलकर दिखा दिया कि हाँ सही बात है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चलता है तो वेव की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन जो मटेरियल है, पार्टिकल है, उसमें पार्टिकल नेचर तो ही है, पार्टिकल तो है ही है, लेकिन वेव की तरह बिहेव करता है। तो इसमें जब भी एग्जाम में आपको आए तो आपको ये डायग्राम दिखा देना है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, और ये ग्राफ दिखा देंगे और इसके बारे में थोड़ा लिख देना है। ज्यादा डिटेल हम नहीं जाएंगे, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि हमने सेल के द्वारा एक फिलामेंट को गर्म कर रहे हैं। फिलामेंट को गर्म करने से भी उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन निकला, अब उस इलेक्ट्रॉनों को एक लाइन में लाने के लिए ये एक कंट्रोलर लगाया जाता है और फिर उन इलेक्ट्रॉनों को रफ्तार देने के लिए एक और लगाया जाता है, उसको भी हम जी कहते हैं। इसको कॉलिमेटर या इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित डायरेक्शन देने के लिए लगाया जाता है और ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। तो हमने इसमें प्लस चार्ज दे दिया है और इधर माइनस दे दिया है। वही इलेक्ट्रॉन को एक्सपेक्ट करने वाला आइडिया जो पहले हमने किया था। इलेक्ट्रॉन पैदा हुए, उनको सही लाइन में लाया गया कॉलिमेटर के द्वारा और फिर उनको अट्रैक्ट करवा लिया गया है इस पॉजिटिव से, और इस 50 वोल्ट के डिफरेंस से उनको एक्सपेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और यहाँ तेज हो गए और तेजी से गए और निकल क्रिस्टल से टकराए, टकरा के लौटे। तो जो टकरा के लौट रहे होंगे कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, तो हम अलग अलग जगह ये डिटेक्टर लगा के इलेक्ट्रॉनों को देख रहे हैं कि इधर कितने इलेक्ट्रॉन आ
उसकी इंटेंसिटी कितनी आ रही है। जैसे समझिए खूब सारा अगर गेहूं फेंका जाए तो वो यहाँ बिखरेगा, कुछ इधर आएगा, कुछ इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। तो फिर हमारा जगह देख रहे हैं कि यहाँ कितने गेहूं आए, यहाँ से कितने गेहूं आए, यहाँ कितने गेहूं आए, मतलब कैसे बिखर रहा है, कैसी स्कैटरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बौछार पड़ रही है और फिर उछल के कैसे वो जा रहे हैं, तो किस डायरेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इधर कितने आ रहे हैं, इधर कितने जा रहे हैं, इधर कितने आ रहे हैं। तो इसको हम डिटेक्टर में से घुमा घुमा के हम देख लेंगे कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने, यहाँ कितने, यहाँ कितने, और हम चार्ट बना देंगे और चार्ट पे ग्राफ बना देंगे। तो और हम ये देख रहे हैं कि किस फाई एंगल पे कितनी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी यानी वही इलेक्ट्रॉनों के कारण जो करंट बन रहा है उसकी इंटेंसिटी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा करंट ज्यादा इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी कैसे बदलती है फाई के साथ। तो हम यहाँ डिटेक्टर ध्यान रखेंगे, फाई लगभग 0 हो जाएगा, फिर बढ़ाएंगे और देखेंगे यहाँ 10 इंटेंसिटी, 20, 25, 26, 10, फिर 5, फिर 0, ऐसा हो जाएगा। बीच में बढ़ेगी फिर घटेगी। तो ग्राफ पर देख रहे हैं पहले बढ़ेगी और अच्छा हाँ यहाँ पे आप देख रहे हैं बढ़ती ही जा रही है, तो ऐसे बढ़ती जा रही है ग्राफ। फिर इसमें आपने देखा कि बढ़ी इंटेंसिटी, पहले 0 पे देखेंगे आप, फिर नहीं है, फिर ये इतने एंगल पे है और इतने एंगल पे इतनी है, फिर इतने एंगल पे इतनी है, फिर बढ़ी और फिर इतने पे सबसे ज्यादा हो गई इस एंगल पे और फिर कम होते होते खत्म हुई। तो जब इतने लगभग इतने एंगल पे पहुंच गए हम, मतलब यहाँ पे, तो खत्म हो गए। तो ऐसे करते करते उन्होंने पाया कि ये जो ऐसी किंक बन रही है, जो चुंदी बन रही है, बता रही है कि हम इंटेंसिटी हो गई, या आप देखें कैसे कम थी बहुत ज्यादा हो गई, फिर काफी कम हो गई। तो ये किंक सब जगह बन रहा है, लेकिन किंक ये सबसे ज्यादा यहाँ पे बन रहा है कि जब हम 54 वोल्ट लगा के खिंचवाते हैं और पाते हैं कि 50 डिग्री एंगल पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी आ रही है। तो आइए इसका स्टडी करें। तो जब इलेक्ट्रॉन्स जाके निकल क्रिस्टल से टकराते हैं तो क्रिस्टल के बीच में जो एटम्स है, क्रिस्टल में जो एटम्स है, उस एटम्स के वो एटम के बीच का जो गैप है, वो ये कह रहे हैं डेविसन डर्बर कि एटम के बीच का जो गैप होता है वो गैप वास्तव में एक स्लिट की तरह काम करता है, और स्लिट से जब कोई भी लाइट जाके टकरा के लौटती है या उसमें गुजरती है तो एक डिफ्रैक्शन होता है। आपने पढ़ा होगा डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट वे ऑप्टिक्स में। तो सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन होता है तो डिफ्रैक्शन का एक पैटर्न बनता है कि कहीं पे मैक्सिमा मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम। तो वो ये कह रहे हैं कि एक्चुअली ये डिफ्रैक्शन हो रहा है और डिफ्रैक्शन का जो है यहाँ पे मिनिमा बन रहा है, यहाँ मैक्सिमा बन रहा है, यहाँ पे पहला मैक्सिमा बन रहा है, फिर ये मिनिमा बन रहा है। तो चूंकि उन्होंने कहा कि ये जरूर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इंटेंसिटी ज्यादा हो गई, यहाँ मैक्सिमा बन रहा है, तो उन्होंने कहा कि अगर हम मान लें कि ये इलेक्ट्रॉनों की जो बौछार है वो वेव है और निकल क्रिस्टल से हो रहा है उनका डिफ्रैक्शन और बन रहा है मैक्सिमा, और ये पहला मैक्सिमा यहाँ बन रहा है, तो उस आधार पे हम जो वे ऑप्टिक्स का फार्मूला लगा के उन्होंने निकाला कि अगर इलेक्ट्रॉन वेव होता और पहला मैक्सिमा बनता तो इस 50 डिग्री एंगल पे तो उस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या होनी चाहिए। तो उन्होंने इसको सॉल्व किया और उन्होंने ये ब्रैग्स ला यहाँ पे लगाया गया। जब हम किसी क्रिस्टल में एटम्स के बीच में जो स्पेस होता है वहां से जब हम डिफ्रेक्शन करवाते हैं तो ब्रैग्स का लगता है, और उससे जब उन्होंने लैम्डा निकाला तो उन्होंने पाया कि ये देखिए 54 वोल्ट पर उन्होंने जो लैम्डा निकाला है कि सबसे ज्यादा यहाँ पर है। तो एट 54 वोल्ट मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड, मैक्सिमा ऑफ डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन का मैक्सिमा मिलता है डिफ्रैक्शन पैटर्न का इज ऑब्टेन्ड एट 50 डिग्री एंगल पर पहला मैक्सिमा मिलता है। तो जब उससे उन्होंने कैलकुलेट किया तो वेवलेंथ तुमको मिली है v लैम्डा इज इक्वल टू, तो उन्होंने वेवलेंथ के लिए फार्मूला निकाला। यहाँ पे एक्चुअली फार्मूला आता है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, दैट्स फार्मूला होता है n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, जहां d जो है वो एटम्स के बीच का गैप है जो 0.9 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि ये वैल्यू जो आएगी इससे लैम्डा आएगा, यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है कि लगभग 1.65 एंगस्ट्रॉम आना चाहिए। जब बी रख दिया उन्होंने और थीटा की वैल्यू रख के निकाला तो इतना आना चाहिए।
और उन्होंने फिर जब इस फार्मूले से निकाला कि इलेक्ट्रॉन जब 54 वोल्ट पे, तो यहां से कैलकुलेट करेंगे, इसके नीचे की लाइन में लिख सकते हैं कि एट 54 वोल्ट तो लेमडा आ जाएगा 12.27 अपॉन रूट 54, तो ये आ जाता है लगभग 1.67 एंगस्ट्रॉम। तो उन्होंने कहा कि 54 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को सेट किया जाए तो वो एक ऐसी वेव बनाएगा जिसकी वेवलेंथ इतनी होगी, और इन्होंने कहा देखा कि जब हम ऐसा माने कि वो वेव है और डिफ्रैक्शन पैटर्न बना रहा है तो इतनी आई, और ये देखिए ये वैल्यू लगभग एक जैसी है, जिससे साबित होता है कि ऐसा ही है कि इलेक्ट्रॉन वेव है और उसकी वेवलेंथ अगर वेव है तो फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा है, और फर्स्ट मैक्सिमा बनाने वाली वेव का वेवलेंथ इतना होना चाहिए, और दे ब्रॉय का फार्मूला भी कह रहा है उतनी वेवलेंथ है। इसका मतलब कि यह सही है कि इलेक्ट्रॉन दौड़ता हुआ इलेक्ट्रॉन वेव ही है और उसकी वेवलेंथ इतनी ही है। तो ये फार्मूला भी साबित होता है और वेव नेचर भी यहाँ पर साबित होता है। तो ये बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट है, काफी थ्रिलिंग है कि कैसे ये बात सिर्फ आइडियोलॉजिकली ही नहीं मैथमेटिकली भी साबित कर दिया कि अगर वहां पे मैक्सिमा देख के हम कहते कि लगता है कि वेव है, उससे मजा नहीं आएगी। अगर वेव है तो वेवलेंथ क्या है और वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए फार्मूले से, वो जो वैल्यू मिल गई उसे समझ में आ गया कि यूं ही नहीं मिल गई है, ऐसा है कि न केवल वो वेव है बल्कि वही है जैसा सोचा है और उतनी ही वेवलेंथ वाली वेव है जैसा कि दे ब्रॉय कह रहे हैं। यहां पर एक और मजेदार चीज होती है कि इसी थ्योरी के बेस पे दे ब्रॉय की बोर ने अपने मॉडल में सुधार किया था। देखिए रदरफोर्ड, आपको याद होगा केमिस्ट्री में रदरफोर्ड का मॉडल पहले था कि जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं सूर्य के चारों उस पर चक्कर काट रहे हैं, फिर कहा गया कि भैया ऐसे में तो गिर जाएगा। फिर बोर ने कहा कि ऐसा नहीं है, वो नहीं गिरेगा, और इस तरह का मामला है कि mv(r)2 पाई होगा, तो फिर वो ऑर्बिट जो होगी वो इस तरह की होगी कि वो नहीं गिरेगा। उस बात को साबित करने के लिए एक्चुअली बोर ने दे ब्रॉय की थ्योरी का यूज किया था। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब घूमेंगे और घूमने से जब वो वेव बन जाएंगे तो वेव बन के फिर वो वेवलेंथ बनाएंगे, और उसके आधार पर जब हम निकालते हैं कि इतनी बड़ी ऑर्बिट हो तो फिर वो एनर्जी लॉस नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल है और पार्टिकल एक्सेलरेट करेंगे तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी और उसे धीरे एनर्जी खत्म होगी और फिर वो गिर जाएगा न्यूक्लियस पर। आपको याद होगा कि किस तरह से रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ था, फिर बोर का मॉडल आया था। तो बोर के मॉडल में भी जो बात है कि फिर हमने कहा कि बोर मॉडल नहीं फेल होगा, हालांकि उसमें भी कुछ कमियां आई, वो अलग बात है, लेकिन जो इनस्टेबिलिटी वाला मामला था कि वो गिर जाएगा रदरफोर्ड वाला, तो बोर वाले में ये तो पक्का हुआ कि वो नहीं गिरेगा, क्योंकि वो यही था। तो बोर थ्योरी कैसे निकली है दे ब्रॉय से, ये भी एक अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल डिराइव्ड फ्रॉम दे ब्रॉयज डुअल नेचर। दे ब्रॉय के डुअल नेचर के आइडिया पर बोर का एटॉमिक मॉडल भी निकला है। तो उन्होंने ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वो इतनी बड़ी ऑर्बिट सेट करता है कि वो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, तो दौड़ता इलेक्ट्रॉन वेव बन जाता है, दे ब्रॉय ने कहा। तो वो वेव अपनी वेवलेंथ को इतनी बड़ी सेट करता है, जैसे कि अगर एक वेवलेंथ ये हुई ऐसे, तो अगली वेवलेंथ ये हुई, फिर अगली ये हुई, फिर अगली आप देख रहे हैं कि यहां आ गया, तो ये गड़बड़ हो गया। उन्होंने कहा कि इस तरह की वेवलेंथ कोई सेट नहीं करेगा कि ये जाके फिर एक बार यहां से शुरू किए फिर अगली बार यहां से शुरू करे, तो कचरा होगा। उन्होंने कहा ऐसी स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को थोड़ा सा बड़ा डिसाइड करेगा, जिससे कि नाटक ना हो, भाई जहां पे खत्म किए वहीं पे आके फिर जहां पे शुरू किए वहीं से खत्म करो, तब तो तुम्हारी चीज वही वही दोहराई जाएगी। आपको याद होगा जिस तरह से जो बॉलर होता है क्रिकेट में,
वो हमेशा जो लाइन होती है बॉलिंग लाइन, वहां से गिन के कदम वो एक जगह सेट करता है कि मैं यहां से दौड़ूंगा, और वहां से बार बार वो लाइन नहीं देखता कि मेरा पांव आगे तो नहीं निकल गया, जबकि पांव आगे निकल जाने पे वो गेंद जो है वो फाउल हो जाती है या गेंद नो बॉल हो जाती है और उसमें आउट भी नहीं होता और कुछ भी पीट पाट कर बना हो। लेकिन वो इसके लिए क्या करता है कि सेट कर लेता है कि मैं ये 20 कदम लूंगा उसका फेंकूंगा या मैं 22 कदम फेंकूंगा, तो उसको मालूम है कि 22 कदम ऐसी जगह सेट करेगा कि वो लास्ट में आके वहीं आए। तो वो जान, देखिए इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहा है वो कोई आज से चक्कर नहीं लगा रहा है, हर चीजें कब से है, ये बोर्ड कब से है, मैं कब से हूं, हम सब लोगों के हर पार्टिकल देखिए तभी से है जब से दुनिया बनी और तब से एटम्स में चक्कर कर लगा रहे हैं। तो जब कोई चीज इतने, जब प्लेयर 10-5 साल 71 साल बॉल फेंक लेता है तो सेट कर लेता है कि मैं ऐसे से चलूंगा और यहां से फेंक दूंगा, इतना कदम चलूंगा फेंक दूंगा, और ऐसा करके फेंकने में उसको लाइन नहीं देखनी पड़ती, वो लाइन के हिसाब से ही पांव पड़ता है उसका, क्योंकि बहुत पहले से फेंकना भी गलत है, फालतू विकेट को दूर से फेंक दो, और लाइन पार कर जाना भी गलत है। तो वो क्या है कि लाइन नहीं देखता, वो सेटिंग कर देता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन लोग सेटिंग कर लिए हैं अपनी, भाई जिंदगी भी देखब का है कि भाई अगर मैं इतनी बड़ी आर्मी में जाऊंगा तो यहां से चेक करूंगा तो 1 राउंड 2 राउंड ये यहां पड़ गया तो गड़बड़ है ना, ये थोड़ा बड़ी आर्मी चुनो, हाँ ये आया, ये 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 फिर अगली ऑर्बिट क्या होगी, इतनी बड़ी चुनेगा कि वो भाई यहाँ पे 3 राउंड पूछा था 4 राउंड में, अब 4 राउंड में वहां खत्म हो जहां से शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि पहली ऑर्बिट में 1 वेवलेंथ, दूसरी में 2 वेवलेंथ, तीसरी ऑर्बिट 3 वेवलेंथ, चौथी ऑर्बिट 4 वेवलेंथ। वो जानबूझ के इतना बड़ी ऑर्बिट चुनेंगे कि उनका कचरा ना हो। अगर यहां से उनका बन रहा है तो अगर उनको 4 वेवलेंथ बनानी है तो 4 वेवलेंथ यहीं खत्म होनी चाहिए, ताकि फिर 5वीं यानी पहली वहीं से शुरू करें। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से व्यवस्था होती है कि अगर ये nth ऑर्बिट है तो 1 लैम्डा 2 लैम्डा तो n लैम्डा होना चाहिए, क्या n लैम्डा होना चाहिए वेवलेंथ, और ये वेवलेंथ होती है लैम्डा मतलब h अपॉन mv। तो h अपॉन mv जैसा देख रहा कहते हैं, और ये डिस्टेंस होनी चाहिए n लैम्डा, माने 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 nth ऑर्बिट, वही कहते हैं कि पहली ऑर्बिट में 1 लैम्डा में राउंड पूरा हो जाता है, दूसरे ऑर्बिट 2 लैम्डा, तीसरे ऑर्बिट 3 लैम्डा। अच्छा, इसीलिए खास डिस्टेंस की ऑर्बिट होती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 1 लैम्डा फिर 1.5 लैम्डा फिर 2.5 लैम्डा, नहीं भाई, कोई चीज कोई प्लेयर या तो 20 कदम पे सेट करेगा या 21 कदम पे या 22 कदम पे, ऐसा नहीं करेगा 20 कदम 20 कदम तो 12 बच्चे हो जाए। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन भी इतनी बड़ी ऑर्बिट चुनता है कि 1 लैम्डा की ऑर्बिट, फिर अगली बड़ी वो 1.25 लैम्डा की नहीं चुनेगा, नहीं वो नाटक होगा फिर, तो अगली ऑर्बिट 2 लैम्डा। तो अगर n ऑर्बिट है तो n लैम्डा इक्वल टू ये पूरा राउंड, राउंड यानी 2 पाई r, ये पूरा राउंड 2 पाई r का होगा। तो इससे आ गया कि इसको वहां ले जाए तो mvr 2 पाई यहां ले आते हैं इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। अब आप देखिए कि ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट इस तरह चुनता है कि इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। याद करिए ये बोर मॉडल का दूसरा तीसरा पॉइंट है, वहीं से आया है। तो जब इलेक्ट्रॉन इस तरह की ऑर्बिट चुनता है तो उसका ये पाथ 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन वेव बन जाता है, और जब वो वेव बन जाता है तो पार्टिकल नहीं बिहेव करता, और इसीलिए जब पार्टिकल घूमता है, एक्सलेट घूमना और एक्सलेट करना, तो उससे एनर्जी निकलती है। लेकिन जब वो पार्टिकल रह के नहीं गया, वेव हो गया और वेव है यहां पर, तो वो एनर्जी नहीं रेडिएट करेगा और इसीलिए उसकी एनर्जी बनी रहेगी, इसीलिए वो धीमा होते होते नहीं गिरेगा। यही बोर का पॉइंट था कि बोर ने ये बात कह दी, भाई बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, रदरफोर्ड ने कहा घूमता है, तो रदरफोर्ड का गलत हो गया, बोर का क्यों गलत नहीं हुआ? इसलिए कि बोर ने ये मान लिया कि इलेक्ट्रॉन वेव है और वेव होने के कारण वो वेवलेंथ के हिसाब से चल रहा है,
हो। तो एक तरह से ये कहना भी मेरे हिसाब से आप लोग केमिस्ट्री टीचर से पूछ लेंगे, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है लेकिन अब वो वेव बन गया है, और वेव घूम रही है वाली बात थोड़ा महत्वपूर्ण है। वेव है मतलब इलेक्ट्रॉन वेव बन गया है और वो एग्जिस्ट करता है ऑर्बिटल में। तो ये भी बहुत सही नहीं कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। हाँ ठीक है घूमा, लेकिन जब वो वेव बन गया तो फिर वो है। तो पहली ऑर्बिट है, दूसरी ऑर्बिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, और ये इक्वेशन लागू हो रहा है। तो इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत बात है, इस तरह से बोर्ड का मॉडल सही हो गया। सो ये चैप्टर पूरा खत्म हुआ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।